तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। डिटेल में पढ़ेंगे आज रूरल डेवलपमेंट इन वन शॉट। जी हाँ, एक ही वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक रूरल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से डीपली इंटरेक्टिव तरीके से पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, पूरा का पूरा चैप्टर आज आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के सिलेबस की बात करें, एज पर सीबीएसई सिलेबस आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लास बेसिकली की इश्यूज ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पढ़ना है, ऑल्टरनेट फार्मिंग भी पढ़ना है क्लास, साथ में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ना है। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अगर बात करें चैप्टर में, चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। ये बात कहीं किसी से भी नहीं छुपी कि हमारी कंट्री में डिस्पैरिटी है रूरल और अर्बन में। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरिया में काम हो रहा है, अर्बन एरिया में अच्छे स्कूल्स हैं, अर्बन एरिया में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अर्बन एरिया में सब बड़े लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में काम आसानी से मिल जाता है, अर्बन एरिया में हजारों साधन है पैसा कमाने के। रूरल एरिया में ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं है। जबकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में रहती है, स्टिल क्लास रूरल एरिया इतना डेवलप नहीं है। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में किसी एक सेक्टर का, किसी एक रीजन का हाथ नहीं होता। ओवरऑल कंट्री के सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा, तभी इंडिया का डेवलपमेंट होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में यहाँ दिखा और बता सकता हूँ कि अर्बन एरिया में 92.7% पॉपुलेशन के पास बिजली की व्यवस्था है। आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक दिन बिजली ना रहे तो क्लास काम सारा ठप हो जाएगा, स्पेशली इन अर्बन एरिया। सब घर बैठ जाओगे, कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, ना आपका स्कूल चल पाएगा, ना कंपनियां चल पाएंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कंपनी चलो एक बार को जनरेटर वगैरह से काम कर लेगी, बट क्लास बहुत सारी चीजें बंद हो जाएगा, घर में भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। रूरल एरिया में सिर्फ 55.3 पॉपुलेशन यानी कि लगभग आधी जनता के पास अभी भी बिजली नहीं है। डेटा तो मैं याद नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि भैया रूरल डेवलपमेंट को पढ़ना या रूरल डेवलपमेंट को समझना और एक्चुअली में रूरल एरिया को डेवलप करना कितना जरूरी है। वेल, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इनकम इन रूरल एंड अर्बन एरिया। पीपल इन अर्बन एरिया आर मच हायर। इनकम जो होती है अर्बन एरिया के लोगों की वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रूरल एरिया इनकम। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है और इसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, यही इस चैप्टर का गोल है। तो आओ अच्छे से क्लास पूरा का पूरा चैप्टर कवर करते हैं। रूरल डेवलपमेंट कहते किसको है? तो रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना ही रूरल डेवलपमेंट। अर्बन एरिया में डेवलपमेंट हो जाता है, सड़कों के ऊपर सड़क, लेयर के ऊपर लेयर अर्बन एरिया में सेक्टरों में चलता रहता है, बट रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में पक्की सड़क छोड़ो, पक्का क्लास पानी पीने की पक्की व्यवस्था नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको एक एक चीज करके सारी। टुडे रूरल डेवलपमेंट स्टिल रिमेन्स द कोर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर आप कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं क्लास कुछ इमेजेस जिससे शायद मैं आपको बेटर क्लियर कर पाऊं कि यार डिफरेंस है कहां, प्रॉब्लम कहां पे है। रूरल एरिया के स्कूल्स, अर्बन एरिया के स्कूल्स, देख रहे हो क्लास किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। रूरल एरिया के क्लास स्कूल्स के हालात देख लो क्लास, और ऐसा गांव में आपको देखने को भी मिल जाएगा। और अर्बन एरिया के स्कूल्स देख लो, यानी कि जिनके पास पैसा है वो क्लास सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। रूरल एरिया की सड़कें देखो क्लास, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, और अर्बन एरिया में क्लास हाईटेक देखो क्लास, मेट्रोपोलिटन सिटीज में सड़कें क्या हैं। रूरल एरिया में राशन लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। अर्बन एरिया में डिपार्टमेंट स्टोर। रूरल एरिया में क्लास ग्रामीण बैंक है, बैंकों की हालत देखो क्लास कैसी है। अर्बन एरिया के बैंक्स को आप देख सकते हो। रूरल एरिया में क्लास फार्मिंग कंडीशंस कैसी होती है, इंसान इनकम किस तरीके से जनरेट करेगा, किसान खेतीबाड़ी कैसे करता है। लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ पे अर्बन नहीं कहूँगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे क्लास देखो किस तरीके से क्लास छिड़काव किया जा रहा है और किस तरीके से मशीन के थ्रू खेती बाड़ी हो रही है। रूरल एरिया के फार्मिंग जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको क्लास किस तरीके से
मार्केट में सड़क पे रख के बेचा जाता है। अर्बन एरिया में क्लास प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो डेवलप एरिया में। रूरल एरिया के हॉस्पिटल को देखो एक बार और अर्बन एरिया के हॉस्पिटल को देखो, बेड फैसिलिटीज देखो। तो ये सब डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में क्यों है, रूरल एरिया में क्यों नहीं है? तो हमारी सरकार को कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए इसके ऊपर। काम करने के लिए इस तरीके से काम मिलता है, फिजिकल वर्क करते हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में क्लास आईटी सेक्टर में काम होता है। घर देखो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, बिजली की व्यवस्था मैंने बता दिया क्लास आपको। देखो लोग प्रॉपर तरीके से उनको मतलब खाना पकाने के लिए उनके पास एलपीजी सिलेंडर नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, सीएनजी गैस, यहाँ पे ये सब सिस्टम है क्लास। अगर आप देखोगे अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में कितना डिफरेंस है। और सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव तक सिलेंडर पहुंचा रही है, बट स्टिल क्लास डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ। पानी की व्यवस्था गांव में आपको अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से पानी, लोग इस तरीके से क्लास पानी भर भर के लेके स्टोर कर रखते हैं। अर्बन एरिया में क्लास टंकियाँ बनी होती है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपने देखा कि हमारी, देखो जब तक आप रियल में उस चीज को समझोगे नहीं ना, आपको चैप्टर याद करने में दिक्कत होगी। और मैं नहीं चाहता कि ये बड़ा चैप्टर है और तुम्हें इसे याद करने में कोई दिक्कत आए। रूरल एरिया को अभी भी डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर हमारी कंट्री का रूरल एरिया डेवलप कर जाएगा तो पूरा नेशन डेवलप कर जाएगा। तो सर प्रोसेस क्या है? आपने सारी बातें बताई, प्रॉब्लम समझ आ गई, हाँ सर ये प्रॉब्लम एक्चुअल है और हम मानते हैं इस बात को, बट अब इसको डेवलप करें कैसे, इसके प्रोसेस क्या है? तो उसकी क्लास कई सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, गरीबी हटाओ प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और बहुत सारी नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी। आओ एक एक पॉइंट डीपली पढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स का सिंपल मतलब है जो लैंड ओनरशिप के रूल्स है ना, लैंड ओनरशिप के, उनको चेंज करना। देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड on agriculture. It include various rural and class rules, various rules and regulation of land ownership, abolition of intermediaries, regulation of rent or land ceiling etc. Land क्लास जो भी लैंड रिफॉर्म्स है, मतलब जमीन के रिगार्डिंग जितने भी रूल रेगुलेशन है, उन सबको बेहतर बनाना ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ओन कर सके और उस पर खेती बाड़ी आसानी से कर सके। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं रूरल एरिया में, और एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो लैंड पे ही की जाएगी। तो अगर लैंड के रूल्स रेगुलेशन को बेहतर बना दिया जाए, गाँव में सबसे ज़्यादा विवाद किस चीज़ का होता है? ज़मीनी विवाद। सबसे ज़्यादा गाँव में टेंशन जो है वो ज़मीन का ही है। तो अगर क्लास इस रूरल एरिया को डेवलप करना है तो लैंड रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। गांव में क्लास जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ठीक करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपली मतलब है क्लास ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद बैंकिंग और इसके बाद हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें रूरल एरिया को भी देना पड़ेगा। अर्बन एरिया में ही नहीं, रूरल एरिया में बिजली पहुंचनी चाहिए, हर जगह क्लास बिजली पहुंचनी चाहिए। आप सोचो अगर आधी जनता रूरल एरिया में क्लास बिजली नहीं ले रही है तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। और इंडिया में क्लास 22% जनता ऐसी है जिन्होंने क्लास लगभग समझ लो बिजली देखी ही नहीं है आज तक। सोचो क्या फ़ोन चलाएंगे, क्या गैजेट चलाएंगे, क्या टीवी रेडियो, देखा ही नहीं उन्होंने आज तक इलेक्ट्रिसिटी। इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए, किसानों को उधार मिलना चाहिए। विदाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर आप रूरल एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं दोगे तो किसी भी तरीके से रूरल एरिया डेवलप नहीं कर पाएगा। अगला डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं ना, उनको डेवलप करने के लिए उनको हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी। उनको पढ़ाने के लिए स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, स्कूल्स पे प्रॉपर वर्किंग होनी पड़ेगी। सरकार स्कूल्स बनाती है लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया जाता, पैसा खा जाते हैं बड़े अधिकारी लोग, टीचर्स टाइम पे नहीं आते और आते ही नहीं है, अपने जगह किसी और को भेज देते हैं। बच्चों की पढ़ाई के मामले में क्लास सरकारी स्कूल का परफॉर्मेंस क्लास नेग्लिजिबल है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो आप कह सकते हो। दिल्ली में क्लास जिस तरीके से आपको न्यूज़ मिलता है कि केजरीवाल सरकार ने स्कूल्स को डेवलप करने में काम किया है, उसी तरीके से क्लास अगर पूरे कंट्री में स्कूल्स डेवलप हो जाए तो बच्चों को फ्री में या कम पैसे में, ना कि बराबर पैसे में, अच्छी एजुकेशन मिलती है। आज स्कूल एक बिजनेस बन के रह गया है क्लास। कई सारे स्कूल की महीने की फ़ीस 15 से लेकर 50,000 तक है महीने की फ़ीस, और इतनी ही क्लास रूरल एरिया में लोगों की इनकम होती है एक महीने की। तो जो इंसान 15,000 रुपये कमा रहा है वो पूरा 15,000 एजुकेशन कैसे देगा अपने बच्चे को? जिसकी वजह से क्लास मजबूरन अपने बच्चे को काम पे भेजता है, और अब मजबूरन क्लास अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है जहाँ पे पढ़ाई ना के बराबर हो रही है। तो गवर्नमेंट स्कूल को भी सरकार को डेवलप करना पड़ेगा, और वो तभी डेवलप होगा क्लास जब सरकार इस पे एक्शन लेगी रूरल एरिया को डेवलप करने में। इवन टू डेवलप द रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी। इट इंक्लूड्स एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी टू एवरी पीपल इन रूरल एरिया एंड फोकस ऑन फीमेल लिटरेसी।
महिलाओं को भी क्लास सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े योजना लेके आती है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, महिलाओं को क्लास एजुकेशन उतना नहीं मिल पाता जितना जो मेल्स को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, सरकार इसको खत्म करे। और जो योजनाएं बनती हैं, सरकार ने बहुत सारी योजना बना रखी हैं, बट प्रैक्टिकली क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो वर्थ इट है, काम चल रहा है कि नहीं, सरकार को उसको इंस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका रूरल एरिया डेवलप करे तो क्लास आपको एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर जरूर काम करना चाहिए, तभी रूरल एरिया डेवलप होगा। लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, लोग वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे कारखाने भी बनेंगे, वहाँ पे बिजनेस खुलेंगे नए नए और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग इनकम करेंगे तो कंजप्शन भी होगा। और इनकम और कंजप्शन से क्लास इकोनॉमी क्या करती है, टू सेक्टर इकोनॉमी चलने लग जाती है। मैं कमाऊंगा तो खर्च करूंगा और मेरा खर्चा किसी की इनकम, क्योंकि उसने कमाया तो भी खर्च करेगा, उसे खर्चा किसी की इनकम, ऐसे सबको रोजगार मिलेगा पूरी की पूरी रूरल एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गरीबी हटाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, है ना, बहुत सारे, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, ठीक है, शहरी विकास योजना, बहुत सारी योजना सरकार ने बना रखी हैं जिससे गरीबी को हटाया जाता है। उन योजनाओं को क्लास रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और ऐसे और ज़्यादा योजनाएं बनानी है गरीबों को रोजगार देने के लिए। जैसे एक मनरेगा या 100 डेज गारंटी जो जॉब देने की सरकार बात करती है, उसको और इफेक्टिव करना पड़ेगा। 30% जो है लगभग अराउंड वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, और सो देर इज सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप फॉर द एलिवेशन ऑफ पोवर्टी। एलिवेशन मतलब हटाओ, ऑफ पोवर्टी मतलब गरीबी हटाओ, एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वीकर सेक्शन। देश हर किसी का है, गरीब का भी अमीर का भी। अमीर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना है, तभी क्लास रूरल एरिया डेवलप कर पाएगा। ये लोग रूरल एरिया में रहते हैं, अगर इनको क्लास प्रॉपर काम मिले, कहीं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर कैसा भी काम है, चलो ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे वाला काम, जो भी काम मिले, बट इनके पास काम साल भर रहता ही नहीं है, कुछ दिन काम है कुछ दिन काम नहीं है, तो क्लास इनको परमानेंट काम मिलेगा तो ये अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, तो क्लास ये खुद की लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव करेंगे। अगला डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सरकार को कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम जरूर देना चाहिए, स्पेशली इन रूरल एरिया। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। पीपल शुड बी ट्रेन फॉर डूइंग एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। लोगों को ट्रेनिंग दो, लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, हॉर्टिकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री का काम हो गया क्लास, ठीक है, फिशरीज हो गया, डेयरी का काम हो गया, ये सारे काम भी लोगों को बताओ, सिखाओ, ट्रेनिंग तो इसमें भी, ताकि लोग काम कर सके क्लास और यहाँ से भी इनकम जनरेट कर सके। तो खेतीबाड़ी के अलावा तो देश के अंदर जितने भी रूरल एरिया है वहाँ पे लोगों को काम मिल सके, इसके लिए क्लास गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। ये है सारे के सारे प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर आप रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हो तो आपको इन सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। रूरल क्रेडिट। रूरल एरिया में बैंक्स बहुत कम है, जो थोड़े बहुत हैं वो बहुत लोअर लेवल के बैंक्स या ग्रामीण बैंक्स कह लो, जिसकी वजह से गांव में जो किसान है ना उनको लोन मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छे बीज नहीं खरीद पाते, प्रॉपर तरीके से फसल नहीं कर पाते, और फसल अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो उनका जो आउटपुट है वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से क्लास उनकी इनकम जनरेट होगी और वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी। तो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए अगर रियली में सरकार चाहती है कि रूरल एरिया को डेवलप किया जा सके तो इसका कोर कंपोनेंट है रूरल क्रेडिट। और यहाँ से 100%, आज के इस पार्ट से 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। Growth of rural economy generally depend upon the funds required to the development of agriculture and non-agriculture activity. Agriculture, खेती बाड़ी आप कर रहे हो, अनाज उगा रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर लाइक फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो इन दोनों को करने के लिए क्लास किसानों को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्लास इन्वेस्टर से पैसा उठा लेती है, अर्बन एरिया में अपने बिजनेस को स्केल करती हैं, लेकिन गाँव में कौन पैसा देगा, तो इनको सबसे ज़्यादा डिपेंड ये लोग रहते हैं क्लास लोन पे। इस फार्मर नीड मनी फॉर सीड्स, क्यों चाहिए पैसा, बीज, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल लगवाना, इन सब में पैसा आता है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी पड़ती हैं। सो रूरल क्रेडिट इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किसानों की हालत बेहतर करनी है, खेतीबाड़ी हो और हम सबको, हम सबको अनाज मिल सके, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर में रूरल एरिया को डेवलप करने का रूरल क्रेडिट।
अब रूरल क्रेडिट के लिए आपके पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। किसान दो अलग अलग जगह से उधार ले सकता है। सबसे पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। जब क्लास आप उधार लेते हो किसी ऐसे बॉडी से, कैसे किसी ऐसे इंसान से जो क्लास गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, लाइक आप जमींदार से लेते हो, ट्रेडर कमीशन एजेंट से लेते हो, तो वो सब हो गया क्लास आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस किसे कहते हैं क्लास? जब आप गवर्नमेंट अप्रूव बॉडी से लोन लेते हो, लाइक आप क्लास बैंक से लोन ले रहे हो, ग्रामीण बैंक से लोन ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्लास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो किसान के पास दो ऑप्शन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल। आपको सब इसके अंदर जो पॉइंट्स है ना उनको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर क्रेडिट गिवन बाय दीज सोर्सेस, दीज मतलब मनी लेंडर जमींदार, रिलेटिव्स आपके रिश्तेदार, लैंडलॉर्ड और ट्रेडर और कमीशन एजेंट। अगर आप इन चारों से लोन लेते हो तो क्लास इसे कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इनके पास ये इनका इनफॉर्मल काम है, कोई रेगुलेटरी नहीं है इनके ऊपर, और ये लोग किसानों से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं और इनके अकाउंट्स में मैनुपुलेशन भी करते हैं, धांधलेबाजी भी करते हैं। यानी कि इनको हमेशा ये चार जो पार्टीज़ हैं, अगर फैमिली को छोड़ दिया जाए, रिलेटिव को छोड़ दी जाए, तो ये कोशिश करते हैं कि जिसने हमसे उधार लिया एक बार उससे डबल ट्रिपल हम लोग वसूल ले और वो मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ में हम पे डिपेंड रहे, कर्जा उनका चढ़ा रहे, उतरे ना। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाप का कर्जा बेटा उतार रहा है, मतलब इतना धांधलेबाजी और इतना ज़्यादा ब्याज, और ब्याज पे ब्याज, बोलते ना कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज जोड़ जोड़ के बड़ा अमाउंट बना देते थे। सो ट्रेडिशनली फार्मर्स आर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम दिस फोर सोर्सेज। सबसे पहले अगर हम बात करें मनी लेंडर की, दे आर द पर्सन हु बिजनेस इज लेंडिंग मनी टू फार्मर्स एंड चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे ऑल्सो मैनिपुलेटेड देयर अकाउंट्स विदाउट देयर नॉलेज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। किसानों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी और किसानों को पैसों की ज़रूरत है, तो मजबूरी में क्लास किसान इनसे पैसे उधार लेता है और एक कैसा टॉर्चर करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। ये क्लास आप जवान मूवी के अंदर भी देख सकते हो, उस मूवी में भी बताया गया है किस तरीके से क्लास किसानों को उधार दिया जाता है और फिर पैसे लेने के लिए क्लास कितना, मतलब कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। क्योंकि तो अमीर लोग तो भाग जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का लोन लेके क्लास वो लंदन जाके शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। गरीब लोग थोड़ा सा भी लोन लेता है तो बैंक इनके पीछे पड़ जाती है और बहुत बुरा इनका हाल करती है। सो इसीलिए किसान, कई सारे किसान आप देखते हो इंडिया में आत्महत्या करने को मिलते हैं। हमारी नॉलेज में नहीं आता बिकॉज हम उस फील्ड में घुसे हुए नहीं हैं, बट अगर आप न्यूज़पेपर चेक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये है क्लास मनी लेंडर, पैसे देंगे और इनको गरीब बना देंगे। तभी इन लोगों को हम लोग बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, राइट। इनको क्या बोलते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नेक्स्ट है रिलेटिव। फार्मर जनरली बोरो मनी फ्रॉम देयर रिलेटिव एंड रिटर्न मनी आफ्टर हार्वेस्ट विदाउट एनी इंटरेस्ट। जनरली क्लास जो रिलेटिव से लोन लिया जाता है वो भी नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। आई होप रिलेटिव इतना परेशान नहीं करते होंगे, बट हाँ ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर ही आता है। समय पे पैसा क्लास इनको लौटा भी दिया जाता है। किसान इनसे, मतलब कुल मिलाकर किसानों को करना क्या है? फसल करनी है, उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। वो पैसा अगर इनको मिल जाए फसल करके तो वो ब्याज, अपना ब्याज सहित वो पैसा लौटा ही देंगे। कौन सा 10-10 साल के लिए उधार लिया जा रहा है? जनरली फसल के लिए क्लास 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने इनफ है पूरे फसल के लिए। ट्रेडर और कमीशन एजेंट, इनका काम क्या होता है? ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट आर ऑल्सो एडवांसिंग लोन टू द फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज बिफोर मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप एंड देन फोर्स फार्मर टू सेल देयर क्रॉप। ये लोग उनको पैसे देंगे, ये लोग अपनी पूरी खेती बाड़ी करेंगे। ट्रेडर कमीशन एजेंट बोलेंगे अपनी खेती बाड़ी फाइनल होने से पहले हमें बेच दो, कटने से पहले ही हमें बेच दो। मजबूर करेंगे उनको कि हमने तुमको पैसा दिया है, हमारा पैसा लौटाओ, नहीं तो हमें अपनी फसल बेच दो। तो यहाँ पे किसान क्या करते हैं? उनकी पूरी फसल को बहुत कम प्राइस पे ले लेते हैं और क्लास अपना कमीशन बनाते हैं और वो क्लास अलग अलग डीलरों को बेच देते हैं। और जनरली क्लास ये सब दिया जाता है कैश क्रॉप के लिए, सिल्क हो गया, कॉटन, जूट, इंडिगो, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ये हो गया ट्रेडर और कमीशन एजेंट। ये सब के सब क्लास किसानों की फसल को लूट लेते हैं एक तरीके से इनको लोन देने के बहाने। नेक्स्ट है क्लास आपका लैंडलॉर्ड, जमींदार। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टेनेंट take loan from landlord for meeting their financial requirements. Landlord also charge high rate of interest on such loan and exploit them. Landlord, जमींदार, इनका भी काम सेम टू सेम क्लास जो हमने पहले देखा था ना शुरू में, इनका काम जो है ये पॉइंट मनी लेंडर, इनके जैसा ही काम है। इन लोगों का काम नहीं है लोन देने का, बिजनेस नहीं है लोन देने का, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पैसे वाली पार्टी हैं तो ये लोग किसानों को लोन देते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मैनिपुलेट करते हैं उनके अकाउंट्स को। मतलब कुल मिला के जो ये 4 पॉइंट आपने देखे हैं ये सब होता है क्लास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर। आपको इनके नाम, एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है।
इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब गवर्नमेंट अप्रूव बॉडीज के अंदर क्लास, व्हेन द क्रेडिट इज गिवन बाय गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी देन सच सोर्सेस, ये इन सोर्सेस को क्या बोलते हैं क्लास, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। ये क्लास जनरली आपको 7 पॉइंट पढ़ने हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, द गवर्नमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, और क्लास एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। तो ये 7 के 7 पॉइंट आप ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, और जो 4 पॉइंट आपने पढ़े वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्लास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। द चीपेस्ट वे, द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया इज डेफिनेटली द चीपेस्ट कौन सा है, ये एमसीक्यू में पूछा सकता है सॉरी। चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स जो है वो कोऑपरेटिव फाइनेंस है, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जहां से जो बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है कुछ लोगों का जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, और वो क्लास उस पैसे को लेके लोगों की मदद करते हैं, और क्लास एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनसे कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट सोसाइटीज़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। आई थिंक सहारा क्रेडिट सोसाइटी, हालांकि इन सब में दिक्कत आती रहती है, लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन सहारा क्रेडिट सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, ठीक है, और अर्थ मल्टी स्टेट, पियर्स कोऑपरेटिव, और लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके नाम आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखने, बस आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो बेसिकली सबसे फंड्स को कलेक्ट करता है, जो मेंबर्स होते हैं, और क्लास सबको लोन देने का काम आता है, चाहे वो किसी भी पर्पस से लोन देने के काम आए। और ये कहीं ना कहीं क्लास एक बेस्ट सोर्स भी है इंस्टीट्यूशनल का, राइट। लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक इसको बोलते हैं। सो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्लास लोन देती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जनरली 15 से 20 साल के लिए किसानों को लोन दिया जाता है, फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट एंड परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड फॉर रीपेइंग ओल्ड डेट। जो किसानों के ऊपर पुराना कर्जा है, या उनको कोई मशीन खरीदनी है, या लैंड का परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए क्लास जाके ये लोन किससे लेते हैं लंबे साल के लिए, 15 से 20 साल के लिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक से। अगला है कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे बहुत सारे और हमारे नेशनलाइज बैंक हैं जिनको नेशनलाइज किया गया था ताकि वो गरीबों की, किसानों की मदद कर सके, उनको लोन दे सके। बट रियल लाइफ में क्या होता है क्लास, ऐसा नहीं होता है। तो जो कमर्शियल बैंक है, इनिशियल पीरियड में कमर्शियल बैंक जो थे वो एक मार्जिनल रोल प्ले कर रहे थे एडवांसिंग रूरल क्रेडिट 1950-51 में। सिर्फ 1% एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है ऐसे बैंक दे रही थी। बट जब सरकार ने 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया 1969 में। 1969 में क्लास सरकार ने 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, उनका मेन मोटो हटा दिया क्लास प्रॉफिट, और मेन मोटो ऐड कर दिया सोशल वेलफेयर। इन 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन जब हुआ तो इन बैंकों से यही कहा गया कि आप रूरल एरिया को डेवलप करने में काम करो, आप गरीबों को लोन दो, किसानों को लोन दो, आपका मेन मोटो मुनाफा कमाना नहीं है। तो क्लास सरकार ने धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर एरिया में कई सारे ब्रांचेस खुले इन बैंकों के, और लोन देना धीरे धीरे स्टार्ट किया। बट अभी भी जितना ये दे रहे हैं क्लास, उससे कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रूरल एरिया में। अगला है रीजनल रूरल बैंक, जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहाँ पे से पंजाब ग्रामीण बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण बैंक हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे। तो जहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैंक नहीं होते कमर्शियल बैंक, वहाँ पे ये बैंक काम करते हैं ग्रामीण बैंक, और ये भी रूरल एरिया के किसानों को, फार्मर्स को लोन देने का काम करते हैं। दीज बैंक्स आर ऑपरेटेड इन रूरल एरिया वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल। द एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको ये एक तरीके से उधार देने का काम करते हैं। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, ग्रामीण बैंक इसको बोलते हैं। अगला है गवर्नमेंट, जहाँ पे बंजर हो जाती है ज़मीन, या जहाँ पे बहुत मतलब कि बुरी हालात हो जाती है किसानों की, वहाँ पे सरकार भी लोन देती है, तकावी लोन। द लोन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन एंड आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रेस, ठीक है। और डिस्ट्रेस सेल किसे कहते हैं क्लास, डिस्ट्रेस सेल मतलब किसानों को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो अपना सारा अनाज वो सस्ते दाम में ही बेच देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। लाइक फेमाइन आ गया, फ्लड आ गया, और उस सिचुएशन में क्लास 6% बहुत कम रेट पे सरकार इनको क्लास उधार देती है ताकि वो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, सीड्स,
पेस्टिसाइड्स को खरीद सके और अपनी खेतीबाड़ी कर सके और अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके। इस लोन को बोलते हैं तकावी लोन। द गवर्नमेंट तकावी लोन लेती है। अगला है क्लास एपेक्स बैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, कंट्रोलर है, एपेक्स है, उसी तरीके से क्लास जो रूरल एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो बैंक बनाया वो है नाबार्ड। एक क्लास एपेक्स बॉडी है, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, जो कि कहीं ना कहीं क्लास जो रेगुलेट करता है रूरल क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट और अदर एक्टिविटी इन द रूरल एरिया विद अ व्यू टू प्रमोट रूरल एरिया। और क्लास स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, जुलाई 1982 जो है वो उसमें नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ, एक एपेक्स बैंक है। और इसका काम ही क्या है, नाम से पता पड़ेगा, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, बट नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड विलेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितने भी हैं, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री जितने भी हैं, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सबको क्लास ये देश के अंदर प्रमोट करता है। मेन एरिया, मेन यही है कि जो रूरल एरिया है, जो कंट्री का मेजर पोर्शन है, वो डेवलप कर सके। तो ये उसका क्या है क्लास, रेगुलेटर है। और ये नोट्स आपको SPCC ऐप में, फ्री स्टडी मटेरियल में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हर जगह क्लास है आपको मिल जाएगा। अगला है क्लास SHG, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस पूरे टॉपिक में कोई है तो वो है क्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली कुछ महिलाओं का एक संगठन होता है, एक गैदरिंग होती है जहाँ हर महीने कुछ कुछ अमाउंट जो है महिला कंट्रीब्यूट करती हैं और एक बड़ा लमसम अमाउंट इकट्ठा होता है। लाइक 10 महिला है, हर महीने 5-5 हज़ार मिलाएंगे तो एक 50 हज़ार की बड़ी रकम इकट्ठा होगी। इसको किसी एक को लोन दिया जाएगा, उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सब लोग आपस में बांट लेंगे। इसी तरह से अगले महीने फिर किसी को लोन दिया जाएगा, उससे जो पैसा आएगा वो आपस में सब बांट लेते हैं। इसको कमेटी सिस्टम भी कहा जाता है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है पीपल का हु चूज है, तो ये फॉर्मल मतलब कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आता है, बट जो ग्रुप है ना ये इनफॉर्मल ग्रुप है। महिलाएं पैसा जोड़ने के लिए इसको इकट्ठा करती हैं, कम टुगेदर टू फाइंड वे टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, अपनी लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए। सो इससे सेविंग की हैबिट जुड़ती है इससे। तो आपने देखा महिलाएं पैसा ज़्यादा बचा लेती हैं, फालतू खर्च नहीं करती। हियर पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट, यानी कि थ्रिफ्ट का मतलब क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जाए और एक बड़ी रकम इकट्ठा की जाए। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेते हैं हर एक मेंबर से, और फिर क्लास जो पूल मनी इकट्ठा किया वो जो पैसा है उससे किसी को उधार दिया जाता है एक रीजनेबल इंटरेस्ट पे। तो मान लो ये 10 महिलाएं, इससे इनको उधार चाहिए, इनको उधार दे दिया, ये भी खुश हैं और इनसे जो ब्याज मिलेगा वो सब आपस में बांट लेंगे, which is to be repaid in small installment. Self help group have also helped the empowerment of women. Self help group कहीं ना कहीं women empowerment की बात करता है, लेकिन self help group जो है वो मेनली कंजप्शन पर्पस से लोन लिया जाता है। इसके अंदर सिर्फ कंजप्शन पर्पस से लोन लिया जाता है, बड़ा अमाउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वहाँ पे क्लास किसी पर्पस से लोन दिया जाता है और वो क्लास बड़े स्केल पे होता है। तो ये हो गया क्लास आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये 7 के 7 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है टाइम दे के, बिकॉज यही इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है, बट फॉर्मल के पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान रखना। तो सर रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए हमें रूरल क्रेडिट देना पड़ेगा, उनको उधार देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लास वो लोग बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर खरीद सकेंगे और फिर वो क्लास खेतीबाड़ी करके वो पैसा सरकार को लौटा सकेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है रूरल क्रेडिट सिस्टम में, एक्चुअली में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, फिर प्रॉब्लम क्या है रूरल क्रेडिट सिस्टम में? सबसे पहला इनसफिशिएंसी। In spite of expansion in rural credit structure, the volume of rural credit of country is still insufficient in comparison to its demand. जितने उधार चाहिए लोगों को उतना पैसा मिलता ही नहीं है लोगों को। तो जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है रूरल क्रेडिट का, वो कहीं ना कहीं क्लास रूरल एरिया का जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है इनसफिशिएंट है। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या, अगर आपने 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 2 लाख का ही लोन मिलता है, तो जो पैसा आपको मिल रहा है ना क्लास, वो इनसफिशिएंट है। अगला है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। हमारे पास 7 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, लेकिन अगर आप कमर्शियल एरिया में रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे कमर्शियल बैंक आपको बहुत दूर दूर मिलेंगे, 1 या 2 बैंक। आप अर्बन एरिया में जाओ, जगह जगह पे 200-200 मीटर के अंदर क्लास आपको 300-300 मीटर के अंदर बैंक्स, ATM आपको मिलने लग जाएंगे। ये अर्बन एरिया में इतने सारे बैंक्स हैं, एरिया थोड़ा सा है। रूरल एरिया इतना बड़ा है लेकिन बैंक्स की तादाद इतने कम है, तो जो बैंक्स है ना वो बहुत कम है, या फिर बैंक को छोड़ो, जो क्रेडिट का इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है ना वो बहुत कम है। Due to heavy demand of credit, institutional credit sources are not sufficient to fulfill the demand. डिमांड इतनी ज़्यादा है, बैंकों में भीड़ है, डिमांड इतनी ज़्यादा, बैंक लोन दे ही नहीं पाते।
अब जो गरीब किसान है ना, वो तो बैंक में जाके लोन ले ही नहीं पाता। बैंक उन पे डाउट करती है। अमीर पैसा लेके भाग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक गरीबों पे डाउट करती है कि भाई ये गरीब है, ये कहाँ से देगा पैसे, इसकी कंडीशन को चेक करो। और कमीशन भी नहीं देता वो, क्योंकि बैंक कमीशन भी लेती है कई बार इस चीज़ के लिए, आय अलग अलग खर्चे लेती है। तो पुअर जो फार्मर्स हैं उनको इसका फायदा मिलता ही नहीं। रूरल क्रेडिट एजेंसीज एंड इट्स स्कीम हैव फेल्ड टू मीट द नीड ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सो ऑन द अदर हैंड, वेल डू फार्मर्स, जो रिच फार्मर्स होते हैं ना क्लास, वो लोग अच्छे से पैसे ले लेते हैं, उनकी क्रेडिट वर्दनेस अच्छी होती है, वो पैसा लौटा देते हैं, ले लेते हैं। गरीब इंसान ले ही नहीं पाता। तो गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सिस्टम बनाया गया, गरीबों को मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट है क्लास ग्रोइंग ओवरड्यू। अब हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि ओवरड्यूज जो है ना क्लास, किसान लोन की पेमेंट, उसके इंटरेस्ट का भुगतान समय पे नहीं कर पाते, और सरकार से आए दिन मांग करते हैं कि हमारा लोन माफ कर दो। कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से बैंकों को ऐसा लगने लगा है कि यार किसान जानबूझ के ऐसा करते हैं, इनको लोन देंगे तो कल को ये लोग लोन लौटाएंगे नहीं, और सरकार से बोलेंगे हमारा लोन माफ कर दो। तो ये कहीं ना कहीं क्लास जो है इनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। इसमें लिखा द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यूज टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। मतलब चिंता का विषय बन गया है। द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस टू वेरियस इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। किसी का भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी बैंक का। देर आर फ्यू एलिगेशंस, एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है किसानों के ऊपर कि वो जानबूझ के लोन की पेमेंट नहीं करते, और क्लास वो बाद में इसको माफ़ करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स इनको लोन देना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है रूरल क्रेडिट में। तो रूरल क्रेडिट क्या है, उसको किस तरीके से उससे हम एग्रीकल्चर को इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, रूरल एरिया को डेवलपमेंट कर सकते हैं। दो तरह के सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन के अंदर 7, नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर 4, इन सबको एक्सप्लेन करना। देन क्लास क्या क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में रूरल क्रेडिट सिस्टम में। तो ये है पूरा का पूरा रूरल क्रेडिट। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। अब रूरल एरिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी करती है। अब उन्होंने जो एग्रीकल्चर का आउटपुट देखा है, उसको भैया कैसे बेचना है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही था कि वो लोग बैंक से लोन कैसे लें, फिर जैसे तैसे पैसे उन्होंने जुगाड़ करके खेती बाड़ी करी। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको सेल कैसे करें। तो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्लास सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच टू आवर टेबल। कुल मिला के एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एक वो तरीका है, एक वो सिस्टम है जिसके थ्रू क्लास वहाँ से अनाज हमारे टेबल तक पहुँचते हैं। आज अगर हम अपने यहाँ पे सब्जी, रोटी, चावल खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसानों के पास से यहाँ तक आया है। तो उनके यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी प्रोसेस लगा, जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, उस स्टेप्स को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेट में डालना, अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग करना अनाज का, डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटी को ऑल ओवर द कंट्री। अर्बन एरिया में खेती बाड़ी ना के बराबर होती है, तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक पहुंचेगा कैसे अनाज, उस सिस्टम को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। किसान जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लास फेस कर रहे थे मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। प्रायर द इंडिपेंडेंस फार्मर सफर फ्रॉम द फॉल्टी वेइंग। अब क्या करते थे, किसान का जो आउटपुट आया, वो किसान इतने पढ़े लिखे समझदार थे नहीं, खेती बाड़ी करते थे वो लोग, तो उनका नॉलेज इतनी थी नहीं। तो ये क्या करते थे, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, जो किसान से अनाज खरीद के उसको पैकेट में डाल के असेंबल करके ग्रेड करके हमें बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, बहुत कम फॉल्टी वेइंग करते थे, गलत वजन। लाइक उनका 5 टन का है तो उनको 4.5 टन के पैसे दे दिए कि भाई जैसे चुंबक लगा के छोटे छोटे लेवल पे किया जाता है ना वजन का हेर फेर, उस तरह से बड़े लेवल पे करते थे। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स व्हाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर। तो जो ट्रेडर है उनके अकाउंट्स में मैनिपुलेट करते थे और साथ में फॉल्टी वेइंग भी करते थे, गलत वजन करते थे। दूसरा है लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब जो किसान है उन्हें मार्केट का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मार्केट में अनाज एक्चुअली में कितने का बिक रहा है। आज इंटरनेट है, आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग है, आप कनेक्टिविटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, पता कर लेते हो। पहले किसान को लगता था कि भाई ये 2 रुपए का ही बिक रहा है, बाहर बिक रहा है 5 रुपए का, किसानों को देते 1 रुपए का भाव कि भाई 2 रुपए का बाहर बिकता है, तुम 1 रुपए का भाव ले लो। तो इस तरीके से क्लास इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसका फायदा ट्रेडर उठाते थे। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, किसान बेचारे बहुत ज़्यादा फंस जाते थे, परेशान रहते थे कि भैया आपने सारा अनाज उठा के मार्केट में लिया है,
अब अगर इसको नहीं बेचेंगे तो स्टोर कहाँ पे करेंगे? प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी नहीं, जिसकी वजह से किसान को मजबूरन अपना अनाज जिस भी रेट में बेचना पड़े, कॉस्ट से कम में बेचना पड़े, तो भी वो बेचते थे कि भाई 1 लाख रुपए लगा दिए, अब अगर अब 80 भी मिल रहा है तो क्या है, ले लो, क्योंकि अगर 80 आज नहीं लेंगे तो कल को हमारा अनाज सड़ जाएगा, हम स्टोर कहाँ करेंगे, ये भी नहीं मिलेगा हमें, तो जो है ले लो। फार्मर वर बाउंड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लोअर प्राइस बिकॉज दे वर नो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट अ बेटर प्राइस। क्या आगे कल को उसे फ्यूचर में अच्छे प्राइस पे बेचेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन उनके पास था ही नहीं। और इसलिए क्लास मैंने एक वर्ड आपको सिखाया था, डिस्ट्रेस सेल, यानी क्लास यहाँ पे किसान को अर्जेंट कैश नीड होती है तो मजबूरन वो क्लास सस्ते में भी अपने अनाज को, अपनी सब्जियां, फल फ्रूट बेच देता है क्लास, यानी कि वो कहीं ना कहीं सोचता है कि भैया मेरे को जो भी पैसा मिल रहा है मिल जाए, नहीं तो सारा सामान सड़ जाएगा, सारे फल सारे सब्जियां सड़ जाएंगे, मुझे दिक्कत होगी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो अब सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बेहतर बना, जो किसान प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने किया, मार्केट को रेगुलेट कर दिया। रेगुलेट मतलब सरकार के नियंत्रण में आ गया मार्केट। जैसे घर के पंखे का रेगुलेटर होता है ना, जिससे आप स्पीड बढ़ाते हो, कम करते हो, स्पीड कंट्रोल करते हो, उसी तरीके से जो मार्केट है ना उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट किया गया, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को रूरल एरिया में बेहतर किया गया। डीपली पढ़ते हैं, ये 4 मेजर्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहला इसके अंदर रेगुलेटेड मार्केट्स, ये है आपका रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या है? बेसिकली रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। इन रेगुलेटेड मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज चेक बाय द मार्केट कमेटी। एक मार्केट कमेटी बनाई गई जिसके अंदर सरकार के कुछ लोग, किसान के कुछ लोग, सरकार के कुछ लोग और कुछ लोग ट्रेडर के मिले रहते हैं, सो दैट ये तीनों मिल के डिसीजन लें कि भाई आज का अनाज कितने भाव में खरीदना है, कोई गलत फॉल्टी वेइंग तो नहीं हो रही, कोई किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी ही जो डिसाइड करेगी क्लास, उसी प्राइस पे सबको खरीदना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, सरकार के और फार्मर्स के और ट्रेडर्स के। द पॉलिसीज बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। इस पॉलिसी से कंज्यूमर को भी फायदा होता है, उनको भी सस्ते दाम में सब्जियां मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, और जो बेचने वाले लोग हैं फार्मर्स, उनको भी फायदा होता है। तो मार्केट को रेगुलेट कर दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस नहीं कर सकते। पहले ट्रेडर कहते थे कि हमें भैया इतने में खरीदना है, तुम दो, नहीं तो अपने घर जाओ। भाई किसान घर कैसे चला जाएगा वापस अनाज लेके? वो 50 किलोमीटर दूर से अपना सारा अनाज वगैरह बग्गी में भर के लेके आया है, वापस कैसे चला जाएगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, स्टोर करेगा, आने जाने का खर्चा। तो भैया मजबूरन सस्ते दामों में ट्रेडर ग्रुप बना के खरीद लेते थे। तो वो चीजें जो है क्लास अब खत्म हो गई मार्केट को रेगुलेट करने से। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। रूरल एरिया में स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो उसको सरकार ने बेहतर किया कि देखो सड़कें अगर रहेंगी तो आप अनाज आसानी से आ जा सकते हो, ले आ सकते हो, ले जा सकते हो। और अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो आप सारा जो है ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, आप अच्छे से स्टोर कर सकते हो उसको, तो एटमॉस्फेयर से बचा सकते हो, बारिश से बचा सकते हो। प्रॉपर जो है फैसिलिटी वो स्टोरेज की होनी चाहिए। गांव में तो वैसे भी कच्चे मकान होते हैं, आपको पता है, वहाँ पे स्टोर कहाँ से करेंगे? तो इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू इम्प्रूव the agriculture marketing as current existing facilities such as road, railway, warehouse, processing unit are not sufficient to meet up the growing demand. Hence government ensure the improvement in physical infrastructure. तो सरकार को अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग बेसिकली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल का अमूल है। कोई कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मैं अमूल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है। गांव में जो किसान रहते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री काम करते हैं, वो जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उनका, या फिर जो भी दूध निकलता है, मतलब गाय भैंस जिससे भी, तो उस दूध को ले जाके अमूल को देते हैं। अमूल उसकी टेस्टिंग करता है, उसकी प्योरिटी को चेक करता है, उसे ग्रेड करता है, और ग्रेड करके शहर शहर में क्लास आपको अमूल के आउटलेट स्टोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काम है इसका। इससे होता है किसानों को एक अच्छी इनकम मिल जाती है, और ये भी क्लास क्या करता है, शहर की जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर देता है। तो ये एक तरीके से क्लास क्या है,
है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसी तरह से लिज्जत पापड़ का भी सबसे एग्जांपल है। मिल्क कोऑपरेटिव में हम सबसे बेस्ट मानते हैं क्लास जो मिल्क कोऑपरेटिव, डॉक्टर वर्गीस ने जो व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए थे उसमें भी मिल्क कोऑपरेटिव बना था। आओ थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Cooperative marketing is the measures taken by the government in realizing the fair price of farmer product. Basically cooperative marketing क्या है कि सारे किसान मिलके डिसाइड करते हैं कि भैया हम अपना अनाज कितने में बेचेंगे। अगर ये हमें कम पैसे देंगे तो हमें से कोई भी अपना अनाज इनको नहीं बेचेगा। फार्मर एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी बार्गेन वेल फॉर द बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, या जो भी उनके पास आउटपुट है, थ्रू कलेक्टिव सेल, कि हम सब मिलके बेचेंगे। सीधी सी बात है, आप हमसे सस्ते में ले रहे हो, हम में से कोई नहीं बेचेगा। आप 100 बोल रहे हो, हम 110 में देंगे आपको, नहीं तो हम में से कोई भी आपको अनाज नहीं बेचेगा। तो इन्होंने भी ग्रुप बना लिया। तो मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात हैव अ वेरी सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ गुजरात, सम ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसको मिल्क का व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। और क्लास उसका एग्जाम्पल क्या है क्लास? अमूल, व्हाइट रेवोल्यूशन का। ठीक है, अगला है DPI, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सरकार ने किसानों से बोला कि भैया तुम्हारा अनाज तो बिकेगा ही बिकेगा, अगर ट्रेडर नहीं लेंगे तो हम तुम्हारा अनाज जो है वो अच्छे दामों पे ले लेंगे। हम मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की बॉडी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर सबसे पहले आया MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। टू प्रोटेक्ट the interest of farmer, government fixed the MSP, minimum support price, to agriculture produce like wheat, rice, maize, cotton, sugar cane, pulses, etc. सरकार ने क्या बोला कि इन सब चीज़ों की ना एक मिनिमम प्राइस हम सेट कर देते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से जो है वो ज़्यादा है। लाइक 100 रुपये में आप बेच रहे थे, हम आपको इसका 120 रुपये दाम देंगे, और ये मिनिमम है। हम तुम्हें तुम्हारे अनाज का कम से कम 120 रुपये दाम देंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, कोई भी फिगर हो सकता है, ये कम से कम है। तो तुम्हारा अनाज इससे कम में बिकेगा ही नहीं, ये भैया आपका कम से कम है। जैसे सामान का प्राइस होता है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस, की इससे ज़्यादा कोई दुकानदार नहीं ले सकता आपसे, उसी तरीके से क्लास इसकी भी कीमत होती है। इसको बोलते हैं MSP, या प्राइस सीलिंग भी कहते हैं इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम तुम्हें इतने का जो है क्लास अनाज, तुम्हारे अनाज की कीमत तुम्हें इतना मिलेगी। सच अ प्राइस इज रिगार्डेड एज एन ऑफर प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज विलिंग टू बाय एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स। तुम अपना कितना भी अनाज बेचो, तुम्हें कम से कम इस भाव से तुम्हें अनाज का पैसा मिलेगा। तो किसानों को थोड़ी सेफ्टी मिल गई, चलो यार हमारा अनाज का हमें कम से कम इतना तो मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा तो हम ट्रेडर को बेच देंगे, और इतना मिलता है तो हम सरकार को बेच देंगे। तो किसान थोड़े से सेफ हो गए। इसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। अगर किसानों को इतना परेशान करोगे, उनकी इनकम नहीं आएगी तो खेती छोड़ देंगे, तो हमारे तक अनाज कैसे पहुंचेगा? हम लोग सब्जियां फ्रूट्स कैसे खाएंगे? ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी ना, फिर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस चीज़ का। और ये लाइफ की नेसेसरी चीज़ें हैं। अब सरकार इस पैसे को लेके क्या करेगी? सरकार जो है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, सरकार इसका बफर मेंटेन करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किसान से अनाज खरीदती है ना, उसको कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है। कल को नियर फ्यूचर किसी स्टेट में इमरजेंसी आ जाए, कहीं सुनामी आ जाए, कहीं वॉर छिड़ जाए, और या फिर गरीबों को जो राशन बांटना है, उसके लिए क्लास सरकार क्या करती है, सारा अनाज अपने पास रखे रहती है कि इमरजेंसी में सरकार क्या करेगी, इसका यूज़ करेगी। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू मेंटेन बफर स्टॉक। एक्स्ट्रा स्टॉक यानी बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ सरप्लस। जिस साल पैदावार अच्छी हुई, सरकार अपने पास रख लेगी, कहीं पैदावार कम हुई तो इसी को क्लास सरकार क्या करेगी, सप्लाई करेगी पूरे देश में। एंड यूज टू ड्यूरिंग द शॉर्टेज एंड एरिया ऑफ नेचुरल कैलामिटी, इट हेल्प इंश्योर क्लास रेगुलरिटी इन सप्लाई। तो इससे क्या होता है क्लास कि सप्लाई जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर सरकार का रिजर्व खत्म हो गया मान लो, तो फिर क्या होगा, प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत अनाज मान लो इस साल उगाए तो अनाज बहुत महंगा बिकेगा, अमीरों को फर्क नहीं पड़ेगा, बट गरीब लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे। थर्ड इज PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप सबको पता है राशन की दुकान जो होती है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो BPL कार्ड बनता है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप एंड फेयर प्राइस शॉप, जहाँ पे 1-1 रुपये में भी अनाज देती है सरकार। तो फेयर प्राइस शॉप जो होता है वो बेसिकली जो एसेंशियल कमोडिटी है, केरोसिन है, राइस है, वीट है, ये देती है। जल्दी आजकल दाल दिया जाता है, केरोसिन
पहले दिया जाता था सिलेंडर जब नहीं थे, बट अब सिलेंडर सबके पास है तो सरकार क्या करती है, दाल वगैरह है ना, चना हो गया, ये सब सरकार देती है। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं ना, वीकर सेक्शन सोसाइटी, उनको सरकार फ्री में राशन बांटती है। जैसे अगर आपके पास राशन का कार्ड है तो आपको हर महीने कुछ किलो अनाज, दाल, ये सब चीज़ें आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तीनों आता है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ध्यान रखना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, और अगला है क्लास एमएसपी। एमएसपी, बफर स्टॉक और पीडीएस, तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ओके, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। अब अगला जो टॉपिक है वो है क्लास ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, एन ऑल्टरनेटिव वे फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग दैट हैज इमर्ज। अब धीरे धीरे किसानों के लिए ना एक ऑल्टरनेटिव वे बना दिया गया, एक अलग तरीका खेती बाड़ी करने का। वो किस तरीके से क्लास, इंटरनेशनल जो कंपनीज है ना, एमएनसीज जो इंटरनेशनल, उनके साथ मिलके, ध्यान समझना, दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, ध्यान रखना, अपनी मंडी कहाँ पे है क्लास, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। हदासपुर मंडी है पुणे में। रिज्जू बाजार जो है वो है वेजिटेबल फ्रूट मार्केट्स आंध्र प्रदेश में। उजावर सैंडीज जो है वो तमिलनाडु में है। यानी कि एक ऐसी मंडी बनाई गई जहाँ पे किसान डायरेक्टली लोगों को अपना अनाज बेच सकता है। पहले किसान ट्रेडर को बेचता था, ट्रेडर जो है वो अलग अलग लोगों को बेचता था। आज सरकार ने मंडी ऑप्शन बना रखा है। मंडी ऑप्शन के थ्रू क्लास डायरेक्टली अपना ट्रैक्टर, अपना बग्गी लेके क्लास किसान आता है और क्लास डायरेक्टली लोगों को अपना अनाज बेचता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडलमैन। अ नंबर ऑफ नेशनल और मल्टीनेशनल चेन्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग विद द फार्मर बाई हेल्प देम टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ farm produce product by providing them seeds and other input at certain price. In this way, farmer will have larger market for their produce and will reduce the price risk. अब जैसे KFC है, ये फ्रेंच फ्राइज बनाता है, ठीक है, बर्गर बनाता है, इसके अंदर टमाटर चाहिए, आलू चाहिए। बर्गर, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, सबवे है, इनको बहुत सारी वेजीज चाहिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, टमाटो सॉस बनाने के लिए क्लास टमाटो चाहिए, तो ये लोग जाते हैं किसानों के पास। अब मैकडी के फ्रेंच फ्राइज अगर आप देखोगे ना, तो मैकडी के फ्रेंच फ्राइज जैसा कहीं भी तुम्हें किसी दूसरे का फ्रेंच फ्राइज सेम नहीं मिलेगा। बट मैकडी चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा या असम में हो, हर जगह इनके जो फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट है वो सेम मिलेगा। क्योंकि किसानों से बोलते हैं कि हम आपको बीज दे रहे हैं, हम क्लाइमेट कंडीशन बता रहे हैं, मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी करो, जमीन आपकी है, आप आलू उगाओ, और ये आलू क्लास हम लोग लेंगे और आप किसी को और को नहीं बेचोगे, और इस आलू से हम लोग फ्राइज बनाएंगे ताकि क्लास हमारे जो सारे फ्राइसेस है वो एक जैसा रहे, टेस्ट सेम रहे, और जो भी उनका नो हाउ है, खाना बनाते कैसे हैं या जो पकाते कैसे हैं, स्टेप्स क्या हैं, वो इनको पता है, वो किसी को लीक नहीं हो सकते। तो वो सारी चीज़ें क्लास इनको पता होंगी और वो सेम चीज़ बना के मार्केट में बेचेंगे। तो इससे क्या होता है, किसानों को डायरेक्टली इनसे पैसा मिल रहा है, अच्छी खासी रकम मिल रही है जो ये बोल रहे हैं उसको उगाने का। नॉट ओनली क्लास पोटैटो, टमाटो, कैबेज हो गया, ठीक है, रेडिश हो गया, जो भी अलग अलग चीज़ें ये लोग उगा रहे हैं, इनको अच्छा खासा पैसा ये लोग देते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम जो है फार्मर के लिए जनरेट हो जाता है। और प्राइस रिस्क जो है, कल को अगर सरकार ने नहीं लिया हमसे या कोई प्रॉब्लम हुई तो इनसे तो आपको पैसा मिल रहा है ना, एमएनसी से, तो ये क्लासिक इनकी अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऑर्गेनिक फार्मिंग टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में भी आ जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट पे काम करता है सॉइल हेल्थ पे रेदर देन प्लांट हेल्थ। आजकल क्या होता है, इंसान चाहता है कि खेती बाड़ी में जल्दी आउटपुट, पैदावार जल्दी बढ़ जाए। मैं केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स है ना, इन सब खाद वगैरह डाल के पौधे को उगाऊं, उस पर बहुत ज़्यादा फल लगे, अनाज बहुत अच्छा हो, कीड़े मकोड़े ना खाएं उसको, और आउटपुट मेरी ज़्यादा हो ताकि मैं ज़्यादा माल बेच के ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। लेकिन इस चीज़ में भूल जाता है कि वो कितने सारे केमिकल मट्टी के ऊपर छिड़काव कर रहा है, हवा के ऊपर छिड़काव कर रहा है, तो उससे लैंड में जो है पॉल्यूशन होता है क्लास, कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन भी होता है। आपको पता है एयर पॉल्यूशन होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे, आसपास का एरिया में कहीं ना कहीं आपको भी बीमारी होगी, जानवर मरेंगे, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं साथ में। बट लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर छिड़क के वो क्लास अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं। उनका मेन मोटो है आउटपुट को बढ़ाना, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी के खिलाफ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है भाई सॉइल हेल्थ की केयर करो। अगर तुम सॉइल को खराब कर दोगे एक दिन, तो एक दिन फसल होगी ही नहीं, तो क्लास तुम क्या करोगे? हवा में तो उगाओगे नहीं कुछ भी। जब मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी पे अनाज उगेगा ही नहीं, तो क्लास पूरे कंट्री में क्राइसिस आ जाएगा, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन द टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन। तो ये कहते हैं क्लास क्रॉप को रोटेट करो, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहते हैं क्रॉप को रोटेट करो,
ग्रीन मैन्योर यानी क्लास जो नेचुरल खाद है वो डालो, दवाइयाँ ना छिड़क के। कॉम्पोस्ट, आपने देखा होगा गांव में लोग जो है वो खाना पीने का जो बच जाता है सामान उसको इकट्ठा करते जाते हैं, गोबर वगैरह इकट्ठा करते चले जाते हैं एक जगह पे, फिर उसको खाद की तरह यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर उसको बोलते हैं, है ना। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़े मारने के लिए भी नेचुरल तरीके से। ये सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस सेफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद जो फसल आती है ना, फल आता है, जो अनाज मिलता है ना, वो टेस्टी भी रहता है, हेल्दी भी रहता है, और क्लास कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहता उनका। आजकल की सब्जियां मार्केट से खरीद के लाओ ना, केमिकल की स्मेल आएगी, है ना, सड़ जाता है वो, केमिकल की स्मेल आती है उसके अंदर, टेस्ट नहीं रहता। आम जो है वो पका दिए जाते हैं दवाई डाल के, एक दवाई आती है उसको डाल के ना, कच्चे आम को पका दिया जाता है 2 दिन के अंदर। अब जो आम पेड़ में पका है 10 दिन में, और जो कच्चा आम 1 दिन में पका दिया आपने, उसमें टेस्ट का बहुत फर्क रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा नहीं, और बीमार भी पड़ सकते हो अगर आपने प्रॉपर तरीके से धोके नहीं खाया उसको तो, ठीक है। और सॉइल हेल्थ तो खराब होगी ही, पॉल्यूशन भी होगा। ये सब प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अवॉइड करता है, खत्म करता है। बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का? सबसे पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड यूज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ, एक तो नेचुरल है, एग्रीकल्चर को ग्रो करेगा नेचुरल तरीके से विदाउट एनी साइड इफेक्ट टू लैंड और एनवायरमेंट। इट प्रोड्यूस क्लास पेस्टिसाइड फ्री है ये, एंड प्रोड्यूस एन इन्वायरमेंट सस्टेनेबल वे, तो इन्वायरमेंट को भी सस्टेन करता है ये, और पेस्टिसाइड फ्री है। Crop diversity can be seen in organic farming. In conventional farming, mass production, one crop, one location focus, while organic farming is possible to grow multiple crop in same place. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ही जगह पे आप मल्टीपल क्रॉप्स उगा सकते हो, इसका बेनिफिट है। इट इम्प्रूव सॉइल की फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, एंड फीड्स न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्लांट को और सॉइल को दोनों को कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स देता है, फीड्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल टू फीड द प्लांट। अब सॉइल अगर अच्छा रहेगा, मट्टी अच्छी रहेगी, तो फसल भी अच्छी होगी, पौधा भी अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, सॉइल एंड इकोसिस्टम, लोगों की हेल्थ, सॉइल की हेल्थ और हमारा इकोसिस्टम। ऑब्वियसली आपने पॉल्यूशन नहीं किया, अगर आप छिड़काव करते हो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो वो मट्टी में जाते हैं, मट्टी के थ्रू नदी में जाते हैं, पानी में, पानी भी खराब होता है, लैंड भी खराब होता है, साथ में एयर भी खराब होता है, वो एयर में छिड़काव करते हैं उसका। यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो पॉल्यूटेड, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग रिप्लेस इट विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हैंस इट हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन आप कह सकते हो, या वाटर पॉल्यूशन, ये कहीं ना कहीं खत्म करता है। ये सारे के सारे बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी बेनिफिशियल है तो लोग क्यों ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी नहीं करते? पहला, लोगों को अवेयर नहीं है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टेंट फेल्ट इन प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोगों को भी, बहुत ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे सिलेबस में डाला है ताकि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को पढ़ सको कि एक्चुअली होता क्या है। ऑर्गेनिक तरीके से जो सब्जियां उगाई जाती है ना क्लास, उनको खा के आप हेल्दी फील करोगे, बीमार भी नहीं पड़ोगे उनको खा के, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा है, सॉइल के लिए अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं कर रहे तो हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूट नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें क्लास अच्छी हैं, लेकिन लोगों को उसका प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार की तरफ से मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम्स इन इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, ना सरकार क्लास कोई फैसिलिटी देती है इसके लिए, ना कोई सब्सिडी देती है इसके लिए, जिसकी वजह से क्लास किसान जो है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती ही नहीं है, ना उन पर कोई सब्सिडी देती है। इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्मॉल, अब देखो सुनो, केमिकल तुरंत छिड़काव कर दोगे तो वो खरीद के लिए आए, कर दिया आपने, जल्दी काम हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक का जो नेचुरल ग्रीन है, ग्रीन वेस्ट है, या फिर जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, उसमें समय बहुत लगता है और पैसा ही बहुत लगता है। द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग in the form of traditional farming system. They work class local or own farm renewable resources and carry on the agriculture practices in an ecological friendly environment. However, now the cost of the organic input are higher than those industrially produced chemical fertilizer. सस्ते आते हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सस्ते आते हैं, है ना, तो वो लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए चाहिए होता है वो सारी चीज़ें क्लास महंगी आती हैं। जब चीज़ें महंगी आती हैं, ऊपर से उसका लोग, वो महंगा भी होता है,
कॉस्ट बढ़ेगा तो सेल प्राइस बढ़ेगा, लोग खरीदते नहीं। अब मैं खरीदने गया हूँ मतलब टमाटर, एक टमाटर है 80 रुपये किलो, एक टमाटर है मान लो 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो, तो 90% लोग 20 या 30 रुपये किलो का खरीद के लिए आएंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं उसको, तो वो वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए क्लास लोग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ें खरीदती नहीं है, क्योंकि वो महंगा पड़ता है, इंक्लूडिंग अदर इनपुट यूज इन द कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम। तो जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से खर्चा आता है ना, वो कम आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का खर्चा जो है, कॉस्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा आती है। एक डिमेरिट और भी है, लो आउटपुट। It is a lesser output in initial years as compared to the modern agriculture farming. As a result, small and marginal farmer find difficult to adopt organic farming. Organic farming ना, उसमें जो आउटपुट निकलेगा, क्योंकि देखो केमिकल नहीं है, नेचुरल तरीके से कर रहे हो तो आउटपुट कम निकलेगा। ऐसे आम नेचुरल तरीके से पकाओगे तो 10 दिन फालतू लेगा वो, और उस 10 दिन में तुम्हारा सेल का नुकसान होगा, तब तक लोग और आम खरीद चुके होंगे किसी और का। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि तुरंत लेके आओ फसल को, तुरंत पकाओ, तुरंत लेके आओ, मशीन से पका देते हैं, मशीन से मीठा कर देते हैं, इंजेक्शन लगा के लाल कर देते हैं, तरबूज को मीठा कर देते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट इसका लो है। और शॉर्टर फूड लाइफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है, नेचुरल तरीके से फूड को रखा जाता है, या फिर जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नेचुरल तरीके से रखा जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है शॉर्ट हो जाती है। अगर आपने कभी एप्पल देखा होगा, जो एप्पल महंगे एप्पल मिलते हैं 200 250 300 रुपये किलो, तो आप देखोगे उसके ऊपर क्लास एक प्लास्टिक की लेयर जैसी लगी रहती है, जिसको आप ऐसे, ये इसको वैक्सिंग बोलते हैं, इसके ऊपर वैक्स लगा रहता है, और ये वैक्स ऐसा वैक्स है जो क्लास इसको प्रोटेक्ट रखता है क्लास बाहर के एनवायरमेंट से, और कई दिन तक ये एप्पल देखना दुकान में एज इट इज रखा रहेगा। और नेचुरल एप्पल लेके आओगे क्लास, वो कुछ दिन में खराब होने का, सड़ने लग जाएगा, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे उसमें। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, द शेल्फ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स आर शॉर्टर बिकॉज ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट ट्रीटेड वैक्सेस और प्रिजर्वेटिव्स टू सेम डिग्री दैट कन्वेंशनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर। दे मे क्लास इंडेड स्पॉइल फास्टर, तो इसकी वजह से क्लास ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक डीमेरिट है कि जो फूड लाइफ है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू जो अगर आप केमिकल से या वैक्स लगा रहे हो इनमें, या फिर प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो इनके अंदर, ये स्टोर रहे लंबे समय तक। तो ये प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे और प्रॉब्लम, मीनिंग, मतलब इनसे चांसेस है कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस स्टडी के बेसिस पे कैसे भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाए, तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मैं आपको शुरू से ही इस चैप्टर में बता रहा हूँ, सिर्फ हमें खेती बाड़ी पे डिपेंड नहीं करना, कुछ और एक्टिविटी भी प्रमोट की जा सकती हैं रूरल एरिया में, जिससे किसान को एक एक्स्ट्रा इनकम मिले और क्लास सिक्योरिटी मिले कि ठीक है यार, कल को अगर फसल अच्छी नहीं होती तो मैं कुछ और काम भी कर सकता हूं। आज हम उन्हीं डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू ईदर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहली बात तो हमें क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप उगाने चाहिए। और द फार्मर ऑप्टिंग फॉर अदर नॉन फार्मिंग ऑप्शंस, लाइक आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, मतलब कुछ ना कुछ नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ऑप्शंस देना चाहिए रूरल एरिया के लोगों को, और सरकार को सब्सिडी देके इनको इंप्रूव करना चाहिए। लाइक फिशरीज हो गया, है ना, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी चीज़ें आपने गाँव में देखा भी होगा, लोग खेती बाड़ी के साथ साथ पोल्ट्री काम करते हैं, फिशरीज करते हैं, या फिर डेयरी का काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वो काम करते रहते हैं इसके साथ साथ, कि भाई खेती बाड़ी तो कर रहे हैं लेकिन हाँ साइड बाय साइड आप ये काम भी करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए और सिक्योरिटी के लिए। The practice allow farmer to expand the production which help to generate higher level of income. Changing cropping pattern का मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप, फूड क्रॉप उगाया फिर नॉन फूड क्रॉप उगाया, कन्वेंशनल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर, हाई वैल्यू और लो वैल्यू क्रॉप, यानी कुछ ना कुछ क्लास क्रॉप को रोटेट करते रहना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। अब डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट क्या है, अगर आप खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ और काम भी करते हो तो उसके फायदे क्या क्या होंगे, या क्रॉप रोटेट करते हो तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। मैंने डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर मीनिंग समझ गया आप। अब इसके एडवांटेजेस को देखो। सबसे पहला एडवांटेज, रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर एज इट इंश्योर दैट द फार्मर डू नॉट लूज ऑल ऑफ देयर रिसोर्स इफ वेदर डज नॉट फेवर द क्रॉप प्रोडक्शन। अगर फसल अच्छी नहीं हुई किसी भी वजह से, मौसम खराब होने की वजह से या जो भी रीजन है उस वजह से, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कम से कम आप अगर डेयरी का काम कर रहे हो, या आप पशुपालन का काम कर रहे हो, या पोल्ट्री काम कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, फिशरीज का काम कर रहे हो, तो आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हो, तो सेफ रहते हो, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है।
Since multiple crop can be harvested from a small field, the production increases tenfold, which ensure increase in income for farmer. अगर आप क्रॉप रोटेट करोगे तो एक ही फील्ड पे आप मल्टीपल क्रॉप भी उगा सकते हो, जिससे आपकी इनकम 10 गुना बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ये बेनिफिट ही है. थर्ड इज द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी क्राउडेड. ऑलरेडी सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं रूरल एरिया में. तो अगर आप कुछ और करते हो, लाइक हॉर्टिकल्चर करते हो, है ना, तो उससे क्या होता है क्लास, आप एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करते हो. कल को अगर आप काम कर रहे हो ना, एक एक्स्ट्रा इनकम होती है और आप रोजगार भी मिलता है आपको, तो ये फायदा है इसका. द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. अगर आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते हो, अलग अलग चीजें करते हो, क्रॉप को रोटेट करते हो, लाइज इन फैक्ट दैट इफेक्टिवली इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, और जो पेस्ट इंसिडेंट, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, आप एक ही फसल उगाते रहोगे ना जमीन पे, तो कीड़े मकोड़े ज्यादा लगने लगेंगे उस पर, वो हैबिट हो जाएंगे कीड़े मकोड़े, उनके हैबिटेट बन जाएगा वो. क्रॉप को रोटेट करते रहोगे ना, कीड़े मकोड़े कम लाएंगे, फसल की पैदावार बढ़ेगी, और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ये है क्लास सारे के सारे नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों को पढ़ना है. सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं उसको. देन पढ़ेंगे डेयरी, देन पढ़ेंगे फिशरीज, देन हॉर्टिकल्चर, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इन्हीं 5 पॉइंटों क्लास हम लोग कवर करेंगे, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा. हमने इससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है. नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, ये लाइव स्टॉक फार्मिंग. आप इसे पशुपालन कहते हो क्लास, यानी कि पशुओं को पालना. जो भी गांव में भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, बैल है, जिसको भी पालते हैं. इट इंक्लूड्स क्लास ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल. इट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू ओवर 70 मिलियन रूरल फार्मर. 70 मिलियन रूरल फार्मर को कहीं ना कहीं क्लास ये रोजगार प्रदान करता है. इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में. और लाइव स्टॉक के फार्मर के मामले में क्लास जो है, ये लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन में बैल वगैरह आप देखते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है. कैरिंग एग्रीकल्चर इनपुट, एग्रीकल्चर का इनपुट हो गया, एग्रीकल्चर का आउटपुट हो गया, उसको लेके यहाँ वहाँ जाने में बैलों का इस्तेमाल किया जाता है. भैंस का भी गाँव में लोग बग्गी बनाते हैं. एंड एनिमल लाइक काउ आर यूज इन फील्ड ऑफ प्लगिंग, यानी खेत जोतने के लिए आपने देखा होगा जो वो हल होता है, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. पोल्ट्री का लार्जेस्ट शेयर है लाइव स्टॉक इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्लास लाइव स्टॉक के मामले में क्लास इंडिया टॉप पे आता है. और साथ में लाइव स्टॉक में कौन सा लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा है क्लास, पोल्ट्री. मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं ना क्लास, यानी कि मुर्गी पालन की तादाद सबसे ज़्यादा है. ठीक है. लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, आपको अच्छा पैसा कमा के देता है, और फूड सिक्योरिटी भी मिलती है. मुर्गी लोग खाते हैं, अंडा खाते हैं, या फिर आप चिकन खाते हैं. ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. आप जो अनाज उगा रहे हो, सब्जियां उगा रहे हो, फल उगा रहे हो, यार उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको विदाउट अफेक्ट करे ही आपको फूड सिक्योरिटी भी देता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी देता है क्लास, आपको हेल्प करता है. और ये है क्लास आपका एनिमल हस्बेंड्री. आई होप क्लास आप पशुपालन समझ गए होगे. तो ये एक नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और नॉन फार्म ऑप्शन है. तो रूरल एरिया के लोगों को अगर डेवलप करना है एग्रीकल्चर के साथ साथ, उनको ये सब काम भी करना चाहिए, इनमें से कोई काम करना चाहिए, सो दैट वो अच्छे से डेवलप कर सके, उनकी इनकम बढ़ सके और सिक्योरिटी भी रहे. अगला है डेयरिंग. डेयरी दूध का काम है. अब मोस्टली गांव में जो लोग रहते हैं ना, वो कॉमन है, एक गाय भैंस बकरी कुछ ना कुछ होगी जिससे क्लास वो दूध सेल करते हैं. ठीक है. इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which involve breeding, raising and utilization of dairy animal for the production of milk for the various dairy product process from it. ऑपरेशन फ्लड लागू किया गया क्लास को बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन. ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन, इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB in 1970 under the expert guidance of Dr. वर्गीस क्रेन. ऑल फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस. मैंने अमूल का नाम लिया था ना, तो गांव में जितने भी फार्मर है ना, वो अपने मिल्क प्रोड्यूस को लेके आते हैं, अमूल को देते हैं, अमूल उसको ग्रेड करता है, प्रोसेस करता है, देन क्लास अर्बन सेंटर्स में उसको कोऑपरेटिव के थ्रू भेज देता है. फार्मर को अच्छी इनकम भी मिल जाती है क्लास, और इससे क्लास इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर भी आ गया था. व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड, और इंडिया मिल्क प्रोड्यूस में ऑपरेशन फ्लड के बाद नंबर 1 पे आ गया था पूरे वर्ल्ड में. क्योंकि पहले लोग गाय भैंस का दूध अपने लिए ही यूज़ करते थे, बच्चों को पिलाने के लिए, बड़े बूढ़ों को पिलाने के लिए यूज़ करते थे. लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया,
और अमूल को इसको बेचना चालू किया। अमूल ने क्लास अर्बन एरिया में पहुंचाया इसको, और इनको अच्छे पैसे भी मिले, तो किसानों को फायदा पहुंचा रहा है एक तरीके से अमूल। अगला है फिशरी। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बर्डन ऑन लैंड हैज इंक्रीज, जिसकी वजह से फिशरी एक अच्छा ऑप्शन है क्लास नॉन फार्म एरिया लाइक केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आर प्रिंसिपल स्टेट्स इन इंडिया वेयर फिशरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरिया। तो इन स्टेट्स में काफ़ी फिशरीज मछली पालन किया जाता है, और जो फिशिंग कम्युनिटी है ना, जो मछली पालन करती है, जो फिशिंग कम्युनिटी है, वो बेसिकली ऐसी कोई चीज़ है जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से जो पानी है वो उसको ना मदरलैंड मानते हैं पानी को, और क्योंकि पानी है तभी मछलियां हैं, तभी क्लास वो लोग मछली पालन करते हैं। और उनको उनकी कम्युनिटी कुछ खास डेवलप नहीं कर पा रही, और बहुत ज़्यादा उन पे कर्जा है, और बहुत बार क्लास वो बहुत रिस्क पे लेते हैं लाइफ को अपने, मतलब वो जा रहे हैं समंदर पे मछली पकड़ने के लिए 8-10 दिन तक, क्या पता कोई तूफान आ जाए, मर जाए वो, तो पानी में रहते हैं तो रिस्क तो रहता ही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो फिशिंग कम्युनिटी का खास डेवलप नहीं कर पा रही, तो हमारी कंट्री में फिशिंग कम्युनिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला है हॉर्टिकल्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास, सबसे ज़्यादा पैसा इसी से जनरेट किया जाता है। बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो है एक आर्ट या साइंस है, कल्टिवेटिंग फ्रूट और वेजिटेबल और ट्यूबर क्रॉप, फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सुगंधित प्लांट जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप। Over time, there has been a substantial increase in area under these crop. These crop play a vital role providing food and nutrition. Beside providing opportunity for employment, economic condition of many farmers engaged in horticulture has improved. बेसिकली जो लटाएं वाले प्लांट होते हैं, लटाएं निकलती है, ट्यूबर प्लांट जैसे खीरा हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से फ्रूट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स है, तो ये सब महंगे बिकते हैं। तो लोग अपने बाग में, है ना कहीं अपने बाग में या फिर आंगनबाड़ी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हॉर्टिकल्चर काम करते हैं। ऐसा गांव में आपने देखा होगा, लोग फ्लावर्स उगाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, स्पाइसेस, मसाले, हल्दी, ये सब चीज़ें लोग उगाते हैं, और इससे अच्छा खासा पैसा भी जनरेट होता है, एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती है, और साथ में क्लास फूड सिक्योरिटी भी रहती है इसके अंदर। इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये ना जो नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितने भी आप पढ़ रहे हो, लाइक फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरिंग हो गया, पोल्ट्री उसी के अंदर आ गया, तो इन सब में से किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा एक चीज और, प्रेजेंटली इंडिया जो है ना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल का इन द वर्ल्ड। अगर मैं हॉर्टिकल्चर को कंटिन्यू करूं तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, पहला चाइना है। वी आर इमर्जिंग एज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। मैंगो तो आपको पता है क्लास, जो है एक हमारा नेशनल फ्रूट भी है। बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट, ये हमारे यहाँ बहुत होता है। फॉर इनहेंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केट लिंकेज। अगर सरकार ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी ना रूरल एरिया में, तो इनका हॉर्टिकल्चर का जो पैदावार है, प्रोड्यूस आउटपुट जो है, वो बढ़ेगा काफ़ी, उससे इनकी इनकम जनरेट होगी और रूरल एरिया डेवलप करेगा, और हम लोगों को भी ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, फ्रूट, है ना, ये सब हमको सस्ता मिलेगा। हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। महिलाएं भी बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट कर रही है इस हॉर्टिकल्चर के थ्रू। ठीक है, बाकी आपको दो रेवोल्यूशन, अभी व्हाइट रेवोल्यूशन में बता चुका हूँ आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन हम हरित क्रांति पढ़ चुके हैं पहले ही। एक गोल्डन रेवोल्यूशन है, द पीरियड बिटवीन 1991 टू 2003 इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। द गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ हनी। ध्यान रखना, गोल्डन रेवोल्यूशन हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए था, मिल्क के लिए था। व्हाइट रेवोल्यूशन इज फॉर मिल्क, है ना, गुजरात में, और गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर हनी एंड हॉर्टिकल्चर। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया 1991 से लेकर 2003। सरसों, आपने सरसों की खेती देखी होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मूवीज में गाने भी उसमें सरसों की खेती में बहुत सुंदर दिखता है ना, डीडीएलजे में काफ़ी वो चीज़ लिया गया है मूवी में। तो येलो रेवोल्यूशन जो है 1986-1987 में लॉन्च किया गया, बेसिकली मस्टर्ड सीड्स के लिए, एडिबल ऑयल, खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए जिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, एडिबल ऑयल, स्पेशली मस्टर्ड एंड सीसम सीड्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने के लिए। एडिबल ऑयल क्लास आपको रोज चाहिए कुकिंग में, खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो इसलिए क्लास येलो रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था एडिबल ऑयल के लिए, बेसिकली फॉर मस्टर्ड और सीसम सीड। तिल, तिल के लड्डू कभी खाए होंगे ना आपने, वो तिल से भी तेल निकलता है, दबाओगे ना तिल को, छोटा छोटा होता है, दाने दाने तेल निकलता है, तो उसको बोलते हैं सीसम सीड। बाकी सरसों तो आप सबने देखा ही होगा, तो इसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन और क्लास गोल्डन रेवोल्यूशन, ये चारों रेवोल्यूशन किस किस चीज़ के लिए है वो याद रखना, CUET और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
एक ऐसा काम जिसमें गांव की पूरी डिटेल पर्सन रखता है, कोई भी इंसान गांव की डिटेल रखता है, कितनी फसल हुई, किसके यहाँ कितनी फसल इस बार हुई। इस तरीके से फसल का डिटेल रखने से फायदा ये है, कल को मान लो सरकार को पता पड़ जाएगा कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, कहाँ पे फसल डाउन जा रहा है, कहाँ पे फसल का रेट जो है ग्रोथ में जा रहा है। Information technology it refers to the branch of engineering that deal with the use of computer and telecommunication to retrieve and store and transmit information, जहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू पूरा डेटा गांव का रखा जाता है through an appropriate information and software tool. Government has been able to predict the area of food insecurity, जिससे सरकार को पता चल जाता है कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, कहाँ वल्नरेबिलिटी होने वाली है, सो दैट क्लास वो उसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी का टाइम से पहले ही रिड्यूस कर सके या इमरजेंसी में उसको प्रोटेक्ट कर सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंपल सी बात है, गांव का पूरा डेटा कलेक्ट करके रखना, स्टोर करके सरकार उसे एनालाइज करेगी किस गांव में या किस एरिया में फूड इनसिक्योरिटी नियर फ्यूचर होने वाली है, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे के सारे जो आपने पढ़े, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे के सारे नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या आप इसे क्लास डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर कह सकते हो। ठीक है, फाइनली इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप आप चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से पढ़ के समझ के 2 दिन लो 4 दिन लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसे अच्छे से याद कर लो ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड साथ में सीयूईटी में भी क्लास आप इसे एक साथ अच्छे से रिवीजन कर सको। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा कुछ, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना क्लास। आपकी एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का, तो प्लीज़ यार जैसा आप चाहते हो कि सब आपको मोटिवेट करें सेम क्लास विद मी, तो आप प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।